8 फरवरी 1975 पेशावर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हो रही है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर सूबा सरहद जो आज KPK कहलाता है, हयात मोहम्मद शेरपाव हैं। हयात मोहम्मद शेरपाव पेशावर यूनिवर्सिटी की इस तकरीब में शरीक थे, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या हो जाता है। एक धमाका होता है और हयात मोहम्मद शेरपाव जाबाक हो जाते हैं। हयात मोहम्मद शेरपाव का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और वो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी इत्तेहादी और साथी थे। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर थे। वो अपना ये दौरा मनसूख करके पाकिस्तान वापस आते हैं और नेशनल अवामी पार्टी NAP पर क्रैकडाउन का जो सिलसिला चल रहा था उसमें शिद्दत आ जाती है। उसके कायदीन को जेलों में डाला जाता है और वो जेल थी हैदराबाद सेंट्रल जेल। हैदराबाद में एक ट्रिब्यूनल भी कायम किया जाता है जिसे आज हम हैदराबाद ट्रिब्यूनल कहते हैं। और हैदराबाद साजिश केस भी क्या था? हैदराबाद में साजिश केस के नाम से ये केस जाना जाता है। क्या वाकई कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी या सिर्फ सियासी बयानियाँ और सियासत के तहत अपने मुखालफिन को जेलों में डालने के बहाने ये तरीका इख्तियार किया गया था? हैदराबाद साजिश केस में कितनी हकीकत और सच्चाई है और हैदराबाद साजिश केस असल में था क्या? वो कौन लीडर थे जिन्हें जेलों में डाला गया? और पाकिस्तान में ये चलने वाला सिलसिला जिसमें अपने मुखालफिन को जेलों में डाल दिया जाता है, छापे उनके घरों पर मारे जाते हैं, ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है। हैदराबाद साजिश केस उसकी एक मिसाल है। हैदराबाद साजिश केस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूं सुफियान अवान और आप देख रहे हैं कानून कहानी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुखालफिन को ज़ेरे अताब रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में सरदार अताउल्ला मेंगल की हुकूमत को इस बुनियाद पर घर भेज दिया और बरतरफ कर दिया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंसर्जेंसी और बागियों की हमायत कर रहे हैं और उनका किसी न किसी ताल्लुक़ उनसे बन जाता है। उनका ताल्लुक़ नेशनल अवामी पार्टी से था। बलोचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया तो सूबा सरहद के वज़ीर आला मुफ्ती महमूद, जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से था और वो इत्तेहादी थे सूबाई हुकूमत में नेशनल अवामी पार्टी के साथ, उन्होंने इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि बलोचिस्तान में जो हुकूमत को बरतरफ किया गया है वो नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी हुकूमत को भी चलता किया और KPK जो उस वक़्त सूबा सरहद था वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया और गवर्नर थे हयात मोहम्मद शेरपाव। ये 1973 में इनकी हुकूमतों को बरतरफ किया गया है। तो 1975 में जब वो पेशावर यूनिवर्सिटी की तकरीब में शरीक थे तो वहाँ एक धमाका होता है और वो जहाँ बाक हो जाते हैं और इस कत्ल का इल्ज़ाम लगता है नेशनल अवामी पार्टी पर। नेशनल अवामी पार्टी पर क्रैकडाउन का सिलसिला किसी न किसी तरीके से पहले से जारी था, लेकिन इस वाक़े के बाद उस क्रैकडाउन में शिद्दत आ गई। उसके लीडरान को दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में जेलों में डाला गया। लेकिन उससे पहले एक लंदन ग्रुप या पंजाबी ग्रुप भी उसे कहते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ताल्लुक से NAP के लीडरान को, कायदीन को भी जेलों में डाला गया। वो लंदन ग्रुप क्या था? मुबैना तौर पर कुछ नौजवान जो बरतानिया से आला तालीम याफ्ता थे, वो पाकिस्तान इसलिए आए कि वो सोशलिस्ट नज़रियात से मुतासर थे और वो बलोचिस्तान और KPK के लिए जो इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रही थी, जो तहरीक आज़ादी चल रही थी, उसके नौजवानों को, लोगों को ट्रेन करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे, उनकी जद्दोजहद में उनका साथ देना चाहते थे। वो पाकिस्तान आए थे। इस वाक़े के बाद उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें हैदराबाद सेंट्रल जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। अब जो मुबैना तौर पर उन लोगों को उनसे तफ्तीश की गई तो उनका लिंक NAP के लीडरान से निकाला गया। वो कहा जाता है कि इस तहरीक में लोगों ने अपने नाम बदले हुए थे और जो उनके असल नाम थे वो यूज़ नहीं करते थे एक दूसरे के ताल्लुक़ में, और ताकि पकड़े जाने की सूरत में पकड़े ना जा सके। लेकिन उनके खाके बनाए गए और उन खाके को नतीजे में कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया,
जिसमें खान अब्दुल वली खान थे, सरदार अताउल्लाह मेंगल थे, मशहूर शायर हबीब जालिब थे, इसके अलावा शेर मोहम्मद मरी थे और कई लोगों को दर्जनों की तादाद में जेलों में डाल दिया गया और उन पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के ज़रिए इंक्वायरी भी की गई। हैदराबाद ट्रिब्यूनल उसे जाना जाता है और ये सिलसिला जो वाक़या तो 8 फरवरी 1975 का है, लेकिन ये 10 मई को इस पे तफ्तीश का आगाज़ हुआ, इस मुकदमे का आगाज़ हुआ और नैब पर हयात मोहम्मद शेरपाव के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। अदालत में वो कत्ल किसी तरह से साबित ना हो सका और किसी तरीके से नैब का लिंक नहीं मिला, लेकिन नैब को पाकिस्तान मुखालिफ तंजीम और सियासी जमात होने के जो इल्ज़ाम है इस बुनियाद पर उसे पाबंदी लगा दी गई। नैब पर पाबंदी लगा दी गई। लीडरान को पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात हामिल होने की बुनियाद पर उन्हें जेलों में डाल दिया गया और वो जेलों में रहे अगले कुछ बरस तक। और लेकिन वो कहते हैं कि जालिम के ऊपर भी जालिम आ जाता है, तो इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया गया जनरल ज़िया की जानिब से और उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। बहरहाल जब जनरल ज़िया की हुकूमत 1979 में इस केस का इख्तिताम होता है और जो नैब के लीडरान थे उन्हें रिहाई मिलती है, तो ये सदाकत थी या नहीं थी, या अपने सिर्फ ज़ाती और सियासी मकासद के लिए मुखालफिन को जेलों में डाला गया। तो इसमें अगर हम देखें कि वाक़े का ताल्लुक़ नैब से नहीं बना था, नेशनल अवामी पार्टी का किसी तरीके से भी पेशावर यूनिवर्सिटी के हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं बना था, उसे इल्ज़ामात की बुनियाद पर उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये एक टैक्टिक होता है जो आप सियासत में या डिक्टेटरशिप में इस्तेमाल करते हैं। ये सियासत नहीं है कि आप अपने मुखालिफ नज़रियात को जेलों में डाल दें, उसके घरों पर छापे डालें, उसके घर वालों को तंग करें। ये सियासत नहीं है, ये आमरीत है, ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और उन्होंने ऐसे हुकूमतें गिराईं, बलूचिस्तान की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, फिर PK की हुकूमत, सूबा सरहद की हुकूमत को बरतरफ कर दिया, उसके बाद एक सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर सिर्फ नैब पर पाबंदी और उनके लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि मुस्लिम लीगी कई सियासी लीडरान को भी जेलों में डाला गया। एक बहाना बना लें, एक तरीका मिल गया उन्हें लोगों को पाबंद सलासल करने का और इस बुनियाद पर कई लोगों को जेलों में जाना पड़ा इस वाक़े के बाद। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत भी ख़त्म हुई, जिस तरह से हुई वो गलत हुआ, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जो सियासत में हथकंडे इस्तेमाल किए थे वो भी गलत थे। ये माजी की एक मिसाल है। पाकिस्तान में आज भी ऐसे हो रहा है कि आप अपने मुखालिफ नज़रियात को बर्दाश्त न करें, आप शिद्दत पसंदी पर उतर आएँ, आप अपने मुखालिफ को जेलों में डाल दें, बग़ैर किसी जुर्म और बुनियाद के आप उसकी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दें, आप उसे सियासत में हिस्सा न लेने दें। सियासत ऐसे नहीं होती, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, ये आमरीत है, ये डिक्टेटरशिप है, ये मार्शल लॉ है कि आप अपने नज़रियात के अलावा किसी को बर्दाश्त न कर सकें। पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप आज के दौर में नहीं चल सकती। डिक्टेटरशिप एक माजी की चीज़ थी। आज के दौर में अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें अपने नज़रियात के अलावा दूसरे नज़रियात को भी बर्दाश्त करना है। हमें सोच की आज़ादी चाहिए, हमें सोचने पर पाबंदी नहीं चाहिए, हमें बोलने पर ताज़ीरें नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, जो बेसिक राइट है आईने पाकिस्तान की रूह से भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है, बेसिक राइट है, इसे वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी अमेंड किया जा सकता है। पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ है। ये एक मिसाल थी जो हैदराबाद साजिश केस के नाम से है और इस तरह के कई वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में भरे पड़े हैं। बहरहाल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।